पिछले भाग में आप सबने सुना कि राहुल और छोटी और अर्पिता की शादी हो जाती है। गौतम भी निक्की को शादी के लिए प्रपोज करता है, लेकिन निक्की शादी के लिए मना कर देती है। गौतम दुखी मन से अपने घर जाता है। उसने अपने घर के गार्डन में बहुत सारे लोगों को बातें करते हुए देखा। इतने सारे लोगों को एक साथ इकट्ठा देखकर गौतम घबरा जाता है और तेजी से बंगले के अंदर चला जाता है। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय, जय माता दी। अब आगे जैसे ही गौतम ने बंगले के अंदर कदम रखा तो उसने देखा सामने सोफे पर कई लोग बैठे आपस में बातें कर रहे हैं। दूसरी ओर उसके मम्मी पापा भी उन लोगों से हंसकर बातें कर रहे थे। कुल मिलाकर अंदर का माहौल बेहद खुशनुमा था। यह देखकर गौतम की जान में जान आई। जैसे ही माधुरी जी की नज़र अपने बेटे पर पड़ी तो वो तेजी से आगे बढ़ी और उसका हाथ पकड़कर मेहमानों की ओर ले गई। लीजिए शेखर जी, देखिए मेरा बेटा भी आ गया। तो ये रहा मेरा बेटा गौतम, और बेटा ये तुम्हारे पापा के पुराने दोस्त है शेखर जी, और ये उनकी बेटी मानसी। माधुरी जी ने खुशी से प्रफुल्लित होते हुए अपने बेटे का परिचय सबसे कराया। मन ही मन उन्हें इस बात का डर भी लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि गौतम इन लोगों के बीच कोई हंगामा खड़ा कर दे, क्योंकि सुबह वह निकिता की बातों को लेकर घर से रूठकर चला गया था। गौतम ने एक नज़र सब पर डालते हुए अभिवादन किया और अपने कमरे में चला गया। हमें तो गौतम पहले से ही पसंद है। अगर आपको हमारी बेटी मानसी पसंद है तो हम ये रिश्ता पक्का कर ले, शेखर जी ने खुश होकर कहा। हमें तो मानसी शुरू से ही पसंद है। बहुत जल्द में पंडित जी से शुभ मुहूर्त निकलवाकर सगाई की तारीख आप लोगों को भिजवा दूंगी। माधुरी जी के इतना कहते हैं पूरे माहौल में हर्षोल्लास फैल गया। यह सारी बातें गौतम के कमरे में उनके कानों तक भी जा रही थी। उनकी आंखें भर आई। एक बार उसके दिल में आया कि वह जाकर इस रिश्ते से मना कर दे, लेकिन अगले ही पल उसे निकिता से किया हुआ वादा याद आया कि अपने माता पिता की ओर भी हमारे कुछ फर्ज है। यही सोचकर वह खामोश रह गया। सारे मेहमान जा चुके थे। आज माधुरी जी बहुत खुश थी। उनके बेटे का रिश्ता जो पक्का हो गया था। उनकी खुशी को देखकर सम्राट जी थोड़ा चिंतित भी थे। आज इतनी खुशी का दिन है और आप इस तरह मुंह लटकाए क्यों खड़े हैं? माधुरी जी ने अपने पति सम्राट सिंह से कहा। मैं ये सोच रहा था माधुरी कि आपने अपने बेटे से पूछे बगैर उसका रिश्ता पक्का कर दिया है। अगर उसने शादी से इनकार कर दिया तो क्या होगा? बेकार में हमारे दोस्ती के रिश्ते में भी दरार आ जाएगी। इतना कहते हुए सम्राट सिंह की आंखों में चिंता की झलक दिखाई देने लगी थी। शुभ शुभ बोलिए जी, यह शादी होगी और जरूर होगी। वह तो अभी बच्चा है, उसे बुद्धि नहीं है, लेकिन उसके कहने से हम अपने खानदान में दाग तो नहीं लगा सकते हैं। इससे पहले कि उसके सम्राट जी कुछ बोल पाते, उन्होंने देखा गौतम उनके बीच आकर खड़ा हो गया था। अचानक से अपने सामने उसे खड़ा पाकर पल भर के लिए दोनों खामोश हो गए। लेकिन फिर अचानक से ही माधुरी जी एक मिठाई का टुकड़ा उसके मुंह में डालती हुई बोली, लो बेटा, मुंह मीठा करो। मैंने आज तुम्हारा रिश्ता शेखर जी की बेटी मानसी के साथ पक्का कर दिया है। गौतम ने मिठाई का टुकड़ा मुंह से उगलते हुए कहा, मिठाई के बदले मुझे थोड़ा सा जहर दे दीजिए मम्मी। यह रिश्ता आप अपनी खुशी के लिए कर रही है, मेरे लिए नहीं। बंद कर अपनी बकवास। ऐसे शुभ मौके पर ऐसी मनहूस बातें करता है कोई भला? माधुरी जी ने गौतम को डांटते हुए कहा। ठीक है, तो ठीक ही तो कह रहा हूँ। अगर आप लोगों को मेरी परवाह होती तो आप लोग मेरी खुशी के लिए निकिता को कभी मना नहीं करते। गौतम की बात सुनते ही माधुरी जी का पारा चढ़ गया। वह उसे डपटते हुए बोली,
खबरदार जो तूने उस मनहूस कलंकनी का नाम लिया। अपनी माँ की बात सुनकर गौतम के चेहरे पर एक विचित्र सी मुस्कान उभरी। उसने अपनी माँ के चेहरों पर नजर गड़ाते हुए कहा, क्यों माँ, वह मनहूस और कलंकनी इसीलिए है कि उसके साथ अन्याय हुआ है। आप खुद भी तो एक औरत है। क्या उस नाते भी आपको किसी दूसरी औरत का दर्द समझ में नहीं आता है? मैं कहती हूँ खामोश हो जाओ। मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी, माधुरी जी ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। क्यों नहीं करना चाहती है माँ? जो कुछ उसके साथ हुआ उसमें उसकी क्या गलती थी? अगर यही हादसा आपकी बेटी के साथ हुआ होता तो आप तो अपनी बेटी के उज्जवल भविष्य के लिए मंगल कामना कर रही होती, लेकिन वही अपनी दूसरी ओर एक मजबूर और लाचार लड़की को सिर्फ इसलिए ठुकरा दिया गया कि उसकी जिंदगी के साथ दरिंदगी हुई, यह जानते हुए भी कि आपका बेटा उसे प्यार करता है। इतना कहते कहते गौतम की आंखों में आंसू बह आए थे। यह सब कुछ देखकर सम्राट सिंह आगे बढ़े और अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, सच कहूँ तो मुझे भी बहुत अफसोस है बेटे की हम तुम्हारी भावनाओं की कदर नहीं कर सके, लेकिन हमें भी इसी समाज में रहना है, इसीलिए तुम भी हमारी मजबूरी को समझो। अपने मम्मी पापा की बात सुनकर गौतम हंस पड़ा। आंखों में आंसू और होठों पर हंसी देखकर पल भर के लिए सम्राट सिंह के दिल को ठेस लगी। उन्हें मालूम था कि उनका बेटा निकिता से बहुत प्यार करता है। पल भर के लिए अगर वे मान भी जाते, लेकिन उनकी पत्नी इस रिश्ते को कभी नहीं मानती। वे जानते थे कि माधुरी बहुत जिद्दी है, वह अपना जीवन तो हराम कर ही लेगी। इसके साथ उस लड़की को भी पल पल उस घटना की याद दिलाकर उसे हजारों मौत मारती रहेगी। उन्होंने गौतम के कंधे को थपथपाते हुए कहा, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा बेटा, तुम हमारी मजबूरी समझो। समझ गया हूँ पापा, तभी तो मैंने इस रिश्ते से इनकार नहीं किया। गौतम ने अपने आंसुओं को छुपाते हुए कहा। अपने बेटे की बात सुनकर माधुरी जी खुशी से झूम उठी। उसने अपने पति से कहा, भगवान का लाख लाख शुक्र है, हमारे बेटे को सद्बुद्धि आ गई और उस कलमुही के चंगुल से आज़ाद हो गया। अपनी माँ की बात सुनकर अपने कमरे में जाते जाते गौतम रुक गया। वह पलटा और अपनी माँ से बोला, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मैं उसके चंगुल से आज़ाद हो गया हूँ, लेकिन यह जानकर आपको बहुत तकलीफ होगी कि उसी कलमुही ने मुझे अपने बेटे होने के कर्तव्य को याद दिलाते हुए आप लोगों की खातिर मुझे आज़ाद कर दिया। निकिता को खोकर मैंने एक अच्छी जीवन संगनी तो खो ही दिया है, लेकिन प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मुझसे मेरा एक अच्छा दोस्त मत छीनिएगा। इतना कहकर गौतम मुड़ा और तेजी से अपने कमरे में चला गया। माधुरी जी और सम्राट सिंह दोनों उसे जाता हुआ देखते रहे। एक और जहां सम्राट सिंह अपने बेटे के दुख से दुखी थे, वहीं माधुरी जी भी बहुत खुश थी। उसने सम्राट सिंह से कहा, मैं तो सुबह ही मंदिर जाकर भगवान को प्रसाद चढ़ाऊंगी। उधर गौतम अपने कमरे में जाकर निकिता को याद करता हुआ काफी देर तक तकिए में मुंह छिपाए रोता रहा। आज काफी दिनों के बाद निकिता के छोटे भाई रोहन, अंकित और सुमित घर आए थे। घर के सभी लोग बहुत खुश थे। रात में खाते वक्त रोहन, अंकित और सुमित ने कहा, दीदी हमारी ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई पूरी हो चुकी है, हम आगे MBA करना चाहते हैं। हाँ, यह तो बड़ी खुशी की बात है, लेकिन तुम तीनों MBA करोगे, उसमें पैसे तो बहुत खर्च होंगे। खैर कोई बात नहीं, देखती हूँ, मैं कोशिश करूँगी।
निकिता ने अपने छोटे भाइयों को दिलासा देते हुए कहा, लेकिन सोच में डूब गई कि इतने पैसे कहाँ से लाएगी। अभी छोटी की शादी में भी उसने लोन लिया था, वही नहीं चूक पाया है। तीनों भाई शायद अपनी बहन के मन की बात समझ गए थे। उन्होंने निक्की से कहा, दीदी, हम तीनों ने सोचा है कि हम डिस्टेंस कोर्स से एमबीए की पढ़ाई करेंगे। और आपको एक खुशखबरी सुनाना तो मैं भूल ही गया, हमारे कॉलेज में जॉब के लिए कैंपस लगे थे और हम तीनों भाइयों का कैंपस सिलेक्शन हो गया है। बहुत जल्द हमें नौकरी मिलने वाली है। उन तीनों की बात सुनकर निक्की और विमला जी दोनों खुशी से झूम उठे। विमला जी की आंखें भर आई। उसने अपने बेटों से कहा, यह तो बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई है तूने। तुम तीनों के नौकरी हो जाने के बाद अब इसे भी थोड़ी मदद हो जाएगी। वैसे भी बड़े दुख झेले हैं मेरी बेटी ने। तुम भी कैसी बातें करती हो माँ, अभी तो इनके खाने खेलने के दिन है और फिर तुम तीनों भाई साइड से एमबीए की पढ़ाई भी जरूर कर लेना, क्योंकि उससे तुम तीनों को नौकरी में प्रमोशन मिलेगी। निक्की ने अपने भाइयों का हौसला बढ़ाते हुए कहा। सचमुच आज वह भी बहुत खुश थी। इससे पहले कि वह कुछ बोलती, दरवाजे पर आहट हुई। उसने देखा दरवाजे पर गौतम खड़ा हुआ था। उसके साथ उसके पिता सम्राट सिंह भी खड़े थे। उसे देखते ही निक्की और विमला जी दोनों ही चौंक पड़ी। मन ही मन सोचने लगी, आखिर इतनी रात गए यहाँ क्यों आए हैं? आप लोग इस वक्त यहाँ क्या लेने आए हैं? विमला जी ने चुभते शब्दों में कहा। इतनी रात गए आप लोगों को परेशान करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं बस 2 मिनट के लिए निकिता से मिलने आया था। इतना कहते कहते गौतम ने निक्की की ओर देखा और कहा, मैंने तुम्हारी बात मान ली है निकिता। तुम्हारी और अपने माता पिता की खुशी के लिए मैंने अपने खुद का बलिदान कर दिया है। ये रहा मेरी शादी का इनविटेशन कार्ड, जरूर आना। इतना कहकर गौतम ने निक्की के हाथों में वह कार्ड थमा दिया और अपने पिता के साथ चुपचाप वापस लौट गया। विमला जी को तो इस बारे में कुछ मालूम नहीं था, इसीलिए वह भी जी भर कर उन दोनों बाप बेटे को कोस रही थी। इसमें गौतम की कोई गलती नहीं है माँ, वह तो हर हाल में मुझसे शादी करना चाहता था, मैंने ही मना कर दिया। मेरे नसीब में शादी ब्याह का बंधन नहीं लिखा हुआ है, इसीलिए मेरे लिए परेशान होना बंद कर दो, निक्की ने अपनी माँ को समझाते हुए कहा। और फिर बगैर खाना खाए वह अपने कमरे में चली गई। विमला जी अपनी बेटी का दुख समझती थी, लेकिन अफसोस उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। उसने एक ठंडी सांस ली और ऊपर आसमान की ओर अपनी नज़रें उठाकर कुछ पल देखने लगी। शायद वह भगवान से शिकायत कर रही थी। दूसरी ओर कमरे में बंद निक्की अपनी बदनसीबी पर आंसू बहा रही थी। ऊपर से जितना दुख कुछ दिखाने की कोशिश करती थी, अंदर से उतना ही टूटकर बिखर गई थी। उसके जीवन का बस एक ही उद्देश्य रह गया था, एक तो कि अपने भाइयों को पढ़ा लिखाकर उनका घर बसाना, और दूसरा एक छोटी सी ही सही मगर ऐसी संस्था का निर्माण करना जहां उस जैसी सताई और हालात की मारी लड़कियों को आसरा मिल सके। क्योंकि राम दुलारी दादी के कारण उसका और उसके परिवार तो संभल गया, लेकिन हर किसी को ऐसा सारा नसीब नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ पायल की जिंदगी में क्या हो रहा था? राज ने अपने ऑफिस में ट्रांसफ़र के लिए आवेदन दे दिया था। उसने अपने आवेदन में अपने घर के हालात और मां की मृत्यु का कारण का भी हवाला दिया था, ताकि जल्द से जल्द उसे अपने होम टाउन में ट्रांसफ़र मिल सके। इधर नीलिमा जी अपनी बेटी के बारे में सोच सोचकर बहुत परेशान थी। साथ ही उन्हें इस बात की भी चिंता खाई जा रही थी कि उनकी बेटी और दामाद जब वापस अपने घर चले जाएंगे तो वह इतने बड़े घर में अकेली कैसे रहेगी। एक और जहां उन्हें इस बात की खुशी थी कि उनकी बेटी को ससुराल में पूरे मान सम्मान के साथ एक बहू का स्थान मिल चुका है,
वहीं दूसरी ओर अपने बारे में सोचकर वह दुखी हो जाती थी। राज भी उन्हें इस तरह परेशान देखकर उनके मन की बात समझ रहा था, लेकिन उसने अपनी ओर से कोई बात करना उचित नहीं समझा। वह चाहता था कि इस विषय पर पायल ही खुद बात करे तो ज़्यादा बेहतर होगा। वैसे भी बहुत जल्द पायल की छुट्टियां खत्म होने वाली थी और वह वापस अपने मायके लौटकर आने वाली थी। पायल की छुट्टियां खत्म हो चुकी थी, इसीलिए वह वापस अपने मायके आ गई थी। उसे देखते ही उसकी माँ के चेहरे से खुशी छलक पड़ी। अपनी बेटी के गले लगकर वह रो पड़ी। अपनी माँ के मन के में उठ रहे सवालों को वह अच्छी तरह समझ रही थी, लेकिन फिलहाल यह सही वक्त नहीं था, इसीलिए वह चुपचाप थी। राज का ट्रांसफ़र लेटर आ चुका था और वह अब वापस अपने घर जाने की तैयारी कर रहा था। वहीं पायल ने सोच रखा था कि पहले वह अपनी माँ से सारी बातें कर ले, उसके बाद ही वह आवेदन डालेगी। पायल पहले की तरह अपने ऑफिस जाने लगी थी। एक दिन उसने मौका देखकर दिवाकर से उसके शादी के विषय में बात की। क्या बात है दी, आज आप मेरी शादी के बारे में पूछ रही है? दिवाकर ने हंसते हुए पूछा। क्यों भाई, तुम्हें शादी वादी नहीं करनी है क्या? और वैसे भी तुम्हारी शादी के बाद आंटी को भी घर में अच्छा लगेगा, अभी वह अकेली कितना परेशान रहती है। पायल ने दिवाकर का मन टटोलते हुए यह बात जानने की कोशिश की कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वह किसी लड़की को पसंद करता हो या फिर उसकी शादी तय हो चुकी हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दीदी, ऑफिस के काम और घर की जिम्मेदारियों की वजह से मुझे शादी ब्याह करने की बिल्कुल इच्छा नहीं है। वैसे भी मुझे इस बात की फिक्र होती है कि कहीं लड़की में समझदारी नहीं हुई तो अभी से ज़्यादा परेशानी हो जाएगी और मैं अपनी माँ को दुखी नहीं देखना चाहता। इतना कहते कहते दिवाकर के चेहरे पर चिंता के भाव उभर आए। आज मैं तुम्हारी यही चिंता दूर करने आई हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुम्हें अच्छी ना लगे तो साफ साफ मना कर देना, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। पायल ने दिवाकर को समझाते हुए कहा तो दिवाकर सवालिया नज़रों से उसकी ओर देखने लगा कि आखिर वह क्या कहना चाहती है। देखो दिवाकर, मैं सीधी सीधी बात करती हूँ। मेरी एक छोटी ननंद है, सुंदर है, पढ़ी लिखी है, पूरा घर संभालती है और सचमुच बहुत अच्छी लड़की है। मैंने अपनी ननंद के लिए तुम्हें चुना है। पायल की बात सुनकर दिवाकर हैरान रह गया। वह दीदी कहकर उसका पूरा सम्मान करता था और उसे उस पर पूरा भरोसा था, लेकिन फिर भी इस तरह अचानक से शादी की बात सुनकर थोड़ा असहज हो गया। देखो दिवाकर, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ किसी तरह की ज़बरदस्ती करूँगी। तुम रश्मि को देख लो, उससे मिल लो। अगर तुम्हें पसंद आ जाए तो फिर मैं आंटी से मिलकर आगे बात करूँगी। उसकी बात सुनकर दिवाकर ने कुछ सोचते हुए कहा, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। अगर आप अपनी ननंद के साथ मेरा संबंध जोड़ना चाहती हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप माँ से मिलकर बातें कर लें, वो तो मैं कर लूँगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें लड़की से मिलकर उसे पसंद भी तो करना होगा। पायल ने हंसते हुए कहा तो दिवाकर थोड़ा झेंप गया। दिवाकर से बात करने के बाद पायल को बहुत तसल्ली हुई। वह 2 दिनों की छुट्टी लेकर दिवाकर को अपने घर वालों से जाकर मिलवाना चाहती थी। आज जब वह घर लौटी तो बहुत खुश थी। उसे इस तरह खुश देखकर नीलिमा जी ने यह सही मौका समझा जब वह उससे खुलकर कोई बात कर सके। क्या बात है, आज बहुत खुश दिखाई दे रही हो? नीलिमा जी ने चाय का प्याला उसके हाथों में थमाते हुए कहा। हाँ माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरी एक और जिम्मेदारी अब बहुत जल्द पूरी होने वाली है। इतना कहकर उसने दिवाकर और रश्मि के विवाह के रिश्ते की बात बता दी। यह तो बड़ी खुशी की बात है, लेकिन बेटा मैं एक बात कहना चाह रही थी। भगवान की कृपा से इतने बरसों बाद ही सही, लेकिन तुझे अपने ससुराल में सारी खुशियाँ मिल गई। मैं सोच रही थी कि तुझे अब वहीं ट्रांसफ़र ले लेना चाहिए। अपनी माँ की बात सुनकर पायल चौंक गई, लेकिन अगले ही पल उसने अपनी माँ से कहा, ट्रांसफ़र तो मैं ले लूँगी माँ, लेकिन तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। अगर तुम भी मेरे साथ चलने को तैयार हो तो मैं भी ट्रांसफ़र के लिए राजी हूँ। पागल हो गई है क्या? भला मैं तेरी ससुराल में जाकर कैसे रह सकती हूँ?
माँ ने हैरान परेशान होते हुए कहा, देखो माँ, तुम्हें भी अब यह बात मालूम है कि मेरी सास अब नहीं रही। देवर अपनी पत्नी को लेकर अलग हो चुका है। ननंद शादी के बाद अपने घर चली जाएगी। वहाँ हमारा इतना बड़ा घर है, हम सब साथ रहेंगे। मेरे ससुर जी बहुत अच्छे इंसान हैं। पायल ने अपनी माँ को समझाते हुए कहा, लेकिन उसकी माँ किसी भी कीमत पर अपनी बेटी के ससुराल जाकर रहने को राजी नहीं थी। तो फिर ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। लेकिन क्या यह तुम्हें अच्छा लगेगा कि राज माँ अपने पापा के साथ अकेले घर पर रहे और मैं यहाँ तुम्हारे पास रहूँ? चलो कोई बात नहीं, ऐसा ही सही। मैं तुम्हें यहाँ पर अकेली तो हरगिज नहीं छोड़ सकती। पायल ने अपनी माँ को मनाने की एक अंतिम कोशिश की। अपनी बेटी की बात सुनकर उसकी माँ भी सोच में डूब गई। बड़ी मुश्किल से तो उनकी बेटी की जीवन में खुशियाँ आई थी। अब वे बिल्कुल नहीं चाहती थी कि बेटी और दामाद दोनों अलग अलग रहे। अपनी माँ को इस तरह चिंतित देखकर पायल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है माँ, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रही। अपनी बेटी की बात सुनकर उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके दिलो दिमाग में बहुत से सवाल चल रहे थे। उनका दिल इस बात के लिए गवारा नहीं कर रहा था कि वह बेटी के ससुराल में जाकर रहे, लेकिन यह भी तो सही नहीं है कि बेटी और दामाद दोनों अलग अलग रहे। इतनी मुश्किलों के बाद तो उनकी बेटी की जिंदगी में खुशियाँ आई है। उनका दिल इसी उधेड़ बुन में लगा हुआ था। यह देखकर पायल ने कहा, क्या सोच रही हो माँ? मैंने कहा ना, मैं तुम्हें अकेली छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। ऐसी बात नहीं है बेटी, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम दोनों के रिश्तों में दूरियां आए। मेरा क्या है, मैं आज हूँ तो कल नहीं। पायल की माँ ने एक ठंडी सांस लेते हुए कहा, प्लीज आप ऐसी बातें मत किया करें, मुझे सुनकर तकलीफ होती है। खैर मैं तो आपको बताना ही भूल गई, मैं 2 दिनों की छुट्टी लेकर राज के पास जा रही हूँ। मेरे साथ दिवाकर भी जा रहा है। मैं चाहती हूँ दिवाकर एक बार रश्मि को देख ले, उसके बाद जल्द से जल्द मैं रश्मि की शादी करवाकर अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाऊँ। पायल ने अपने बालों को समेटते हुए कहा। खाना वगैरह खाने के बाद पायल ने अपनी पैकिंग शुरू कर दी थी और भविष्य की योजनाएं बनाने लगी। अगले दिन पायल और दिवाकर दोनों राज के घर के लिए निकल पड़े। इन दोनों के पहुंचने से पहले ही राज ने वहां दिवाकर के स्वागत की पूरी तैयारियां कर रखी थी। खाना खाते वक्त दिवाकर तिरछी नजरों से रश्मि को भी देख रहा था। खाना काफी स्वादिष्ट बना था। इतने वक्त में दिवाकर ने भी अच्छी तरह इस बात को भांप लिया था कि रश्मि एक सुगढ़ लड़की है। वैसे भी रश्मि देखने में भी खूबसूरत थी। दिवाकर ने अपने मन में अपनी पत्नी की जैसी कल्पना कर रखी थी, रश्मि वैसे ही उसे दिख रही थी। अगले दिन सुबह पायल ने राज से कहा, आज दोपहर की गाड़ी से हमें वापस लौटना है। बेहतर होगा कि दिवाकर से खुलकर बात कर लेनी चाहिए। अभी वे दोनों बात कर ही रहे थे कि उन्होंने देखा दिवाकर गार्डन में चाय पीते हुए रश्मि के साथ खुलकर बातें कर रहा है। सही मौका देखकर पायल ने कहा, तो दिवाकर अब कहो तुम्हारी क्या राय है? उसकी बात सुनकर दिवाकर ने रश्मि की ओर तिरछी नजरों से देखते हुए कहा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उसकी बात सुनकर राज ने भी चैन की सांस ली। इधर रश्मि को तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था, इसीलिए जब पायल ने चुटकी लेते हुए कहा, लगे हाथ तुम भी बता दो रश्मि कि क्या तुम्हें दिवाकर पसंद है, तो हम जल्द से जल्द शादी की बात आगे बढ़ाई। अपने भाभी की बात सुनकर रश्मि अवाक रह गई। अगले ही पल जब उसे इस बात का एहसास हुआ कि दिवाकर उसके भाई का दोस्त नहीं बल्कि उससे शादी के लिए देखने आया है, तो वह शर्मा गई और सर झुकाकर अंदर चली गई। पायल और दिवाकर वापस जा चुके थे। राज ने अपने पिता को सारी बात बताई तो उसके पिता भी बहुत खुश हुए। इन 2 दिनों में उन्होंने दिवाकर के साथ जितनी बातें की थी उससे उन्हें भी इस बात का एहसास हो गया था कि यह एक अच्छा लड़का है, और वैसे भी उन्हें पायल पर पूरा भरोसा था कि वह जो करेगी अच्छा ही करेगी। सबकी राय तो मैंने जान ली, अब तुम भी बता दो कि क्या सचमुच दिवाकर तुम्हें पसंद तो है ना, और अगर यदि
तुम किसी को पसंद करती हो तो मुझे वह भी बता देना, हम उसे भी देख लेंगे। राज ने रश्मि की ओर देखते हुए कहा। अपने भाई की बात सुनकर रश्मि ने सर झुकाकर कहा, नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है, दिवाकर मुझे पसंद है। देखते ही देखते बहुत जल्द दोनों परिवार आपस में मिले और शादी का शुभ मुहूर्त निकल गया। सारे रिश्तेदारों को निमंत्रण पत्र भेजे जा चुके थे। शादी की सारी तैयारियां हो चुकी थी। वैभव और उसकी पत्नी दोनों इस बात से खफा थे कि शादी के बारे में उन्हें कुछ बताया ही नहीं गया। देखो वैभव, हमें भी मेहमानों की तरह निमंत्रण पत्र भेजा गया था। तुम भी रश्मि के भाई हो, तुमसे भी उसकी शादी के लिए राय मशविरा लेना चाहिए। लेकिन नहीं, अब तो मम्मी जी के जाने के बाद राज भैया और उसकी पत्नी अपने आप को मालिक समझने लगे हैं। वैभव की पत्नी ने अपने पति को ताना मारते हुए कहा। शादी का घर था, भीड़ भाड़ वाली जगह थी, वहाँ किसी न किसी को तो यह बात सुननी ही थी। मौसी जी ने जब यह बात सुनी तो वैभव से बोली, क्यों बेटा, माँ को बीमारी की हालत में जब तुम अपनी पत्नी को लेकर घर छोड़कर चले गए और तुम्हारे ही गम में उसने अपनी जान दे दी, तब तो तुम लोगों को अपने बेटे होने का फर्ज याद नहीं आया था। राज और उसकी पत्नी को तो तुम्हारी माँ ने घर से बेघर कर दिया था, लेकिन उन दोनों ने ही इस पूरे घर को संभाला, वरना तुम लोग तो माँ के मरने पर भी मेहमान की तरह आए और लौट गए। एक बार भी यह नहीं सोचा कि तुम लोगों के लौट जाने के बाद तुम्हारे पिता और बहन का क्या होगा। वह तो भला हो राज का, जो वापस लौट आया, और उसकी पत्नी जिसने अपनी नौकरी छोड़कर भी इतने दिनों तक घर को संभाला और अब अपनी जिम्मेदारी समझते हुए अब ननद की शादी भी करवा रही है। इतना सब होने पर भी तुम्हारी पत्नी उन दोनों को ही तंज कस रही है। तुम दोनों ने बेटे बहू होने का फर्ज भी निभाया क्या? मौसी की बात सुन के वैभव और उसकी पत्नी का सर झुक गया। उनके पास कोई जवाब नहीं था। देखते ही देखते काम का बहाना करके दोनों के दोनों खिसक गए। दिवाकर और रश्मि की शादी संपन्न हो चुकी थी। देखते ही देखते विदाई की बेला भी आ गई। रश्मि अपनी भाभी के गले लगकर खूब रोई। उसकी आंखों के आगे पुराने दिनों की यादें जैसे फिल्म की रील की भांति चल रही थी, जब इस घर में उसकी भाभी के साथ उसकी माँ ने जानवरों जैसा बर्ताव किया था। लेकिन आज उसकी वही भाभी ने एक माँ की तरह उसे संभाला और अपना फर्ज अदा किया। रश्मि की विदाई हो चुकी थी। उसके जाने के बाद धीरे धीरे सारे मेहमान भी जाने लगे थे। देखते ही देखते पूरा घर खाली हो गया। वैभव और उसकी पत्नी ने एक बार भी नहीं पूछा कि शादी में क्या खर्च हुआ और ये पैसे कहाँ से आए। उनसे कोई मदद ना मांग ली जाए, ऐसा सोचकर वे दोनों जल्द से जल्द अपने घर वापस लौट गए। पायल की छुट्टियां भी खत्म हो चुकी थी। उसे भी अब वापस अपनी नौकरी पर लौटना था। राज परेशान था कि उसके जाने के बाद वह अकेले अपने पिता को और इस घर की व्यवस्था कैसे संभाल पाएगा। तुम्हारी पैकिंग हो चुकी है ना? बस 1 घंटा रह गया है तुम्हारी ट्रेन को, राज ने घड़ी में टाइम देखते हुए कहा। हाँ बाबा, मेरी पैकिंग हो चुकी है। मैंने तुम्हारे और बाबूजी के नाश्ते के लिए कुछ नमकीन वगैरह बनाकर रख दिए हैं और हमने रात का खाना भी बनाकर रख दिया है। बाबूजी का ध्यान रखना, पायल ने राज को समझाते हुए कहा। तुम जा तो रही हो, लेकिन मैं अकेले ये सब कैसे संभाल पाऊंगा? रश्मि थी तो मुझे कोई फिक्र नहीं थी, लेकिन अब मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, राज ने परेशान होते हुए कहा। चिंता की लकीरें उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। दूसरी ओर राज के बाबूजी भी चिंतित थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी बहू का हौसला बढ़ाते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटी, धीरे धीरे हम सब मैनेज कर लेंगे। तुम अपने काम पर ध्यान दो, और फिर तुम्हारी माँ भी तो हाँ अकेली है। पायल सब समझ रही थी, लेकिन वह भी इस बात से परेशान थी कि एक साथ 2 जगह वह सब कुछ कैसे संभाल पाएगी। किसी भी हालत में मुझे माँ को मनाना ही होगा।
उसने मन ही मन सोचा और फिर अपने ससुर को प्रणाम कर स्टेशन के लिए निकल गई। ट्रेन आ चुकी थी। पायल ने राज से कहा, सुनो, मैं वही अपने घर से रश्मि के पग फेरे की रस्म पूरी करवा दूंगी, तुम फिक्र मत करना। उसके बाद जब मेरी छुट्टियां होगी तो मैं रश्मि और दिवाकर को साथ लेकर आऊंगी। राज ने कुछ नहीं कहा। वह मन ही मन सोच रहा था कि अगर उसने अपनी माँ के खिलाफ जाकर अपनी पत्नी का साथ दिया तो कोई गलत नहीं किया, क्योंकि सचमुच पायल जैसी जीवन संगनी मिलना बहुत भाग्य की बात है। ट्रेन जा चुकी थी। राज अभी भी प्लेटफॉर्म पर ही खड़ा था। तभी उसने देखा कि एक पागल जैसी दिखने वाली लड़की तेजी से उसकी ओर दौड़ते हुए उसी की ओर आ रही थी। या तो वह पागल थी या फिर कोई भी कारण थी, लेकिन वह इस तरह घबराई हुई कहाँ भाग रही थी। राज अभी अपने मन में यह सारी बातें सोच ही रहा था कि तभी वह पागल सी दिखने वाली लड़की उसी से आ टकराई और राज के पीछे छुपकर खड़ी हो गई। उसके हाथों की पकड़ बता रही थी कि वह बेहद डरी हुई है। लगभग सामने से 2-3 लफंगे टाइप के लड़के आकर उसके आगे खड़े हो गए और उस लड़की को हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचने लगे। वह लड़की डरी सहमी हुई राज की ओर ऐसे देख रही थी मानो उससे उसे बचाने की गुहार लगा रही हो। उन लड़कों से इस लड़की का हाथ छुड़ाते हुए राज ने लड़कों को धमकाते हुए कहा, तुम लोग कौन हो और इसे क्यों परेशान कर रहे हो? ए भाई, तू जो भी है यहाँ से फूट ले, वरना ठीक नहीं होगा। तू कौन होता है इसके बारे में पूछताछ करने वाला? उन लड़कों में से एक ने राज को धमकाते हुए कहा, तुम लोग इस लड़की को छोड़ो और यहाँ से चले जाओ, वरना ठीक नहीं होगा। राज ने उस लड़की को खींचकर अपनी ओर करते हुए कहा। इतने लोगों के बीच भी उन लड़कों को डर नहीं लग रहा था। शायद वे लोग छटे हुए मवाली थे। राज को अब यह बात समझ में आ ही गई थी कि ये गुंडे इस लड़की के साथ जरूर कुछ गलत करेंगे। एक बार फिर से हिम्मत करके राज ने उन लड़कों को डांटते हुए कहा, तुम लोगों को शर्म नहीं आती एक पागल लड़की को इस तरह परेशान करते हुए? क्यों भाई, ये तुम्हारी कोई लगती है क्या? उनमें से एक ने अपनी आस्तीनें चढ़ाते हुए कहा, मेरी कोई नहीं लगती, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम लोग किसी के साथ कोई बदतमीजी कर सकते हो। इतना कहते हुए राज ने चारों ओर अपनी नजरें दौड़ाई, शायद रेलवे पुलिस कहीं नजर आ जाए। उन लड़कों ने राज की बात को अनसुनी करते हुए उसे एक जोर का धक्का दिया और उस लड़की को अपनी ओर खींचा। वह लड़की अपनी स्पष्ट भाषा में कुछ बोल रही थी, मानो बचाने की गुहार लगा रही हो। प्लेटफॉर्म पर इतने सारे लोग थे, लेकिन इस दृश्य को देखकर धीरे धीरे सारे लोग कटने लगे। उन सबों को डर था कि कहीं ये गुंडे उन्हें भी परेशान नहीं करें। राज ने उन गुंडों की धमकियों से हार नहीं मानी और उस लड़की को अपनी ओर खींचते हुए उन गुंडों को जोरों का धक्का दिया। भगवान की कृपा से स्टेशन मास्टर उधर से गुजर रहे थे। उसने जब यह हंगामा देखा तो तुरंत रेलवे पुलिस को कॉल किया और देखते ही देखते पुलिस वहां आ गई। लेकिन तब तक उन गुंडों ने राज की अच्छी खासी पिटाई कर दी थी। पुलिस वालों को देखते ही वे गुंडे भागने लगे, लेकिन उन्हें पकड़ लिया गया। राज की मरहम पट्टी कराई गई और उनका बयान लिया गया। लड़की मानसिक रूप से विकसित थी। उसे खुद पता नहीं था वह कौन है, कहाँ से आई है। यह देखकर पुलिस वालों ने कागजी कार्रवाई करके उसे मानसिक चिकित्सालय में भिजवा दिया। रेलवे के स्टेशन मास्टर और पुलिस वालों ने राज का धन्यवाद किया। मैंने अपना फर्ज निभाया है सर। अगर इन गुंडों से डरकर सभी लोग पीछे हट जाएंगे तो बहन बेटियों की इज्जत इसी तरह सरेआम नीलाम होती रहेगी। इतना कहकर राज ने उन सब से इजाजत ली और अपने घर की ओर निकल गया। कहीं ना कहीं उसके मन में इस बात की संतुष्टि थी कि आज उसने किसी एक लड़की की रक्षा की। राज जब घर पहुंचा तो उसकी मरहम पट्टी को देखकर उसके पिता बुरी तरह घबरा गए। यह क्या हुआ बेटा, तुम्हें चोट कैसे लगी? कुछ नहीं बाबूजी, स्टेशन पर कुछ गुंडे एक लड़की को परेशान कर रहे थे, बस उसी में कहा सुनी हो गई। राज ने अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट लाते हुए अपने पिता को आश्वस्त किया, लेकिन उसके बाबूजी उसकी बात से संतुष्ट नहीं हुए। उनकी आंखों में चिंता की झलक दिखाई दे रही थी।
उन्होंने राज को समझाते हुए कहा, स्टेशन पर और भी तो लोग होंगे, तो तुम्हें ही क्या पड़ी थी उन गुंडों से दुश्मनी मोल लेने की। कहीं ऐसा ना हो कि कहीं अकेले पाकर तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। अपने बाबूजी की बात सुनकर राज एक पल के लिए उनकी ओर देखते हुए हैरत से बोला, आप भी कमाल करते हैं बाबूजी। मेरी आंखों के सामने वही गुंडे उस बेसहारा लड़की को परेशान कर रहे थे, उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश कर रहे थे और मैं चुपचाप उसे देखता रह जाता। शायद आपके जैसी ही सोच स्टेशन पर खड़े बाकी लोगों की भी रही होगी, जो सोच रहे थे कि दूसरे की बेटी के साथ क्या होता है, इससे उन्हें क्या मतलब। बात जब तक खुद की बहू बेटियों तक नहीं आती है, तब तक हर इंसान इसी तरह सिर्फ तमाशा देखता है। और फिर बाबूजी ना जाने क्यों मुझे उस लड़की की मासूमियत और घबराहट में पायल की झलक दिखाई दे रही थी। उसने भी तो अपनी ओर से उन दरिंदों से बचने की पूरी कोशिश की होगी ना। इतना कहते कहते राज की आवाज़ नम हो गई थी। अपने बेटे की बात सुनकर उसके बाबूजी शर्मिंदा हो गए। उन्होंने आगे बढ़कर राज को गले लगाते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दे बेटा, मैं सिर्फ खुद के बारे में ही सोच रहा था। माफ़ी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए बाबूजी, यह आपके ही दिए हुए संस्कार हैं। वरना कहीं अगर माँ की सोच मुझ में रहती तो शायद मैंने भी अपनी पत्नी को ठुकरा दिया होता। फिर आज पायल भी किसी मेंटल हॉस्पिटल में होती। इतना कहकर राज अपने कमरे में चला गया। अगले दिन सुबह सुबह राज अपने पिता के साथ बैठा नाश्ता कर रहा था। उसी वक्त फोन में रिंग होने लगी। राज के पिता ने जैसे ही फोन उठाया, दूसरी ओर से पायल की घबराई हुई आवाज आई, क्या बात है बाबूजी? वहाँ सब ठीक तो है? मैं रात से राज को कॉल कर रही हूँ, लेकिन वह फ़ोन ही नहीं उठा रहा है। यहाँ सब कुछ ठीक है बहू, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। दरअसल कल तुम्हें छोड़कर आते वक्त स्टेशन पर एक छोटा सा हादसा हो गया था। इसी में काफ़ी देर भी हो गई और वह थक भी गया था। शायद इसीलिए उसने तुम्हारा फ़ोन नहीं उठाया होगा। अपने ससुर की बात सुनकर पायल घबरा गई। उसने अपने घबराहट पर कंट्रोल करते हुए कहा, राज कहाँ है बाबूजी? मुझे उनसे बात करनी है, आप जरा उन्हें फ़ोन दीजिए। राज के पिता ने उसे फ़ोन पकड़ा दिया। पायल को इस तरह घबराते हुए देखकर राज ने कहा, तुम इतना क्यों घबरा रही हो? ऐसी कोई बात नहीं है, सब ठीक है। दूसरी ओर नीलिमा जी भी फ़ोन पर हुई बातचीत को सुनकर घबरा गई। क्या हुआ है बेटी, सब कुछ ठीक तो है ना? तू इतनी घबराई हुई क्यों है? नीलिमा जी ने उसके माथे पर आए पसीने को अपने आंचल से पोंछते हुए पूछा, दरअसल कल मुझे स्टेशन पर छोड़कर जाने के बाद किसी लड़की को बचाने के चक्कर में उनकी किसी से झड़प हो गई थी, लेकिन अब कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है। लेकिन माँ ना जाने क्यों मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। पायल ने उदास होकर भरे गले से कहा। मन ही मन वो सोच रही थी कि काश अगर उसकी सास ने अपने जीते जी उसे बहू का स्थान दे दिया होता तो शायद आज ऐसे हालात नहीं होते। उसकी माँ भी यहाँ पापा के साथ खुशी खुशी रह रही होती और मैं खुद भी विजय के साथ अपने ससुराल में रह रही होती। लेकिन मनुष्य तो समय का गुलाम है। समय के अनुसार मनुष्य बहुत बदल जाता है। उसका आभास केवल वही कर सकता है जो उन राहों से गुजरता है। कुछ कटु अनुभव, कुछ रिश्ते हुए जख्म इंसान का जीवन बदल देते हैं। यह उतना ही सत्य है जितना जीवन के बाद मृत्यु। नीलिमा जी अपनी बेटी के चेहरे पर एक के बाद एक आते जाते रंगों को देख रही थी और उसकी भावनाओं को अच्छी तरह समझ रही थी। उन्होंने मन ही मन सोचा कि नहीं, अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। भगवान ना करे अगर कल को कोई हादसा हो जाए तो। यही सोचकर उन्होंने अपने मन ही मन कुछ विचार किया और उसके बाद उनके चेहरे पर एक शांति छलकने लगी। लगभग सप्ताह भर के बाद दिवाकर और रश्मि को
अपने घर पग फेरे के लिए बुलाया और फिर दोनों को अच्छी तरह से विदाई की। रश्मि के चेहरे से खुशियां टपकती दिखाई दे रही थी। दिवाकर भी बहुत खुश था। वो दोनों जब वापस अपने घर जाने लगे तो नीलिमा जी ने रश्मि से कहा, बच्चों थोड़ी देर रुको, मुझे तुम लोगों से कुछ बातें करनी है। और हाँ पायल, तुम भी यहाँ आ जाओ। उनकी बात सुनकर दिवाकर और रश्मि रुक गए। वहीं पायल आश्चर्यचकित होकर अपनी माँ की ओर देख रही थी कि आखिर ऐसी क्या बात है जो माँ उन तीनों से करना चाहती है। क्या बात है माँ, ऐसी क्या खास बात करनी है। अपनी बेटी की बातों को अनसुनी करते हुए उन्होंने दिवाकर और रश्मि से कहा, दिवाकर बेटे, मैं तुम्हें और रश्मि को एक जिम्मेदारी सौंपना चाहती हूँ। क्या तुम दोनों मेरी मदद करोगे और ये जिम्मेदारी लेना चाहोगे? आप क्या कहना चाहती हो आंटी? साफ साफ कहो, हमसे जो बन पड़ेगा हम जरूर करेंगे, दिवाकर ने नीलिमा जी से कहा। दिवाकर की बात सुनकर उन्होंने एक ठंडी सांस ली और फिर अपनी बेटी की ओर देखते हुए कहा, बेटा, मैं चाहती हूँ कि मेरे इस घर की एक चाबी तुम दोनों अपने पास रखो और बीच बीच में आकर इस घर की देखभाल कर दिया करना। उनकी बात सुनकर सभी हैरान रह गए। इससे पहले कि पायल कुछ कहती, दिवाकर और रश्मि ने कहा, क्यों, आप और भाभी कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ बेटे, मैं अपनी बेटी का घर बसाने उसके घर जा रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी और दामाद अलगाव का दुख झेले। वैसे बीच बीच में मैं यहाँ आती रहूँगी क्योंकि तुम लोग तो यहाँ रहोगे ही। नीलिमा जी ने अपने घर की दूसरी चाबियों का गुच्छा दिवाकर और रश्मि के हाथों में थमाते हुए कहा। पायल भी अपनी माँ की बात सुनकर हैरान थी। के हाथों में थमाते हुए कहा। पायल भी अपनी माँ की बात सुनकर हैरान थी। उसने आश्चर्यचकित होकर कहा, ये तुम क्या कर रही हो माँ? तुम तो किसी भी कीमत में वहाँ जाने को तैयार नहीं थी, फिर अचानक से तुमने अपना फैसला कैसे बदल दिया? मुझे मेरी बेटी की खुशियाँ सबसे ज़्यादा प्यारी है, मैं उससे कोई समझौता नहीं कर सकती। जितनी जल्दी हो सके तुम भी अपने ट्रांसफ़र के लिए आवेदन कर दो। तब तक धीरे धीरे मैं भी अपने कुछ ज़रूरी सामानों की पैकिंग कर लूँगी। अपनी बेटी का माथा चूमते हुए उन्होंने कहा, वैसे भी तेरे पापा तेरी बर्बादी के लिए मुझे ही दोषी मानते रहे। उन्होंने मुझे उस बात के लिए कभी माफ़ नहीं किया होगा। और अब मैं तुम दोनों पति पत्नी के बीच में दूरियों का कारण बनी हुई हूँ। यह देखकर वो दूसरी दुनिया में आज भी मुझसे खफा हो रहे होंगे। अपनी माँ की बात सुनकर पायल का मन खुशी से झूम उठा। वैसे भी उसने ऑफिस में अपने ट्रांसफ़र की बात पहले से कर रखी थी। अब बस आवेदन भर देने की बात देर थी। 10-15 दिनों के अंदर ही उसका तबादला हो जाना था। उसने दिवाकर के हाथों से चाबी का गुच्छा लेते हुए कहा, जब मैं यहाँ से जाने लगूंगी तब तुम दोनों को बुलाकर यह चाबी दूंगी। क्यों, क्या तुम लोग मुझे विदा करने नहीं आओगे? उसकी बात सुनकर दिवाकर और रश्मि दोनों ने एक साथ कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं भाभी, हम जरूर आएंगे। वैसे भी मुझे भी भैया का घर बसते हुए देखकर बहुत खुशी होगी। थोड़ी देर के बाद दिवाकर और रश्मि जा चुके थे। आज पायल बहुत खुश थी। उसे खुश देखकर उसकी माँ भी बहुत खुश थी। उसने अपने पति की तस्वीर के आगे जाकर दीप जलाया और अपने हाथ जोड़ते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए मेरी हर गलती के लिए, लेकिन अब मैं अपनी बेटी की खुशियों पर कोई आँच नहीं आने दूंगी। आज मैं आपसे इस बात की अनुमति लेने आई हूँ कि मैं अपनी बेटी के साथ उसके घर जाना चाहती हूँ। मुझे आज्ञा दीजिए। तस्वीर पर पड़ी हुई माला हवाओं के झोंके से इस तरह हिल रही थी मानो वह बता रही हो कि मेरी ओर से आज्ञा है। और फिर देखते ही देखते 10-15 दिनों के अंदर उसके ट्रांसफ़र का ऑर्डर भी आ गया। पायल ने अपनी पैकिंग कर ली थी। जाने से पहले उसने दिवाकर और रश्मि को बुलाकर घर की सारी जिम्मेदारियां दे दी और चाबी का गुच्छा हाथ में थमा दिया। भाभी, आपने भैया को इस बारे में बता दिया है ना? रश्मि ने अपनी भाभी के गले लगते हुए पूछा। बिल्कुल नहीं रश्मि, मैं उन्हें और पापा को सरप्राइज दूंगी। तुमने तो कुछ नहीं बताया है ना? पायल ने अपनी ननंद से कहा। बिल्कुल नहीं भाभी, मैंने भैया और बाबूजी को कुछ भी नहीं बताया। अब जल्दी चलिए,
वरना ट्रेन छूट जाएगी। इतना कहकर दिवाकर और रश्मि उन दोनों को छोड़ने के लिए स्टेशन जाने की तैयारी करने लगे। रश्मि आज सचमुच बहुत खुश थी, और खुश भी क्यों नहीं होती, उसके भाई के जीवन में फिर से खुशियाँ जो लौटने वाली थी। राज नाश्ता बनाकर खुद भी खा चुका था और बाबूजी को भी दे चुका था। काम वाली बाई आकर झाड़ू पोछा और बर्तन साफ कर चुकी थी। राज ऑफिस निकलने ही वाला था कि तभी दरवाजे पर कॉल बेल बजी। अब कौन आ गया? एक तो पहले ही मुझे ऑफिस जाने को देर हो रही है, अब पता नहीं कौन आया है। इतना कहकर राज जल्दी से आगे बढ़ा और दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही वह आश्चर्यचकित खड़ा रह गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वह जो देख रहा है वह सच है या सपना। अब हमें घर के अंदर भी आने दोगे या इसी तरह हम बाहर ही खड़े रहे? पायल ने शरारत से अपनी आंखें चमकाते हुए कहा तो राज चौंक कर एक किनारे हो गया। वो बोला, दरअसल मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है कि तुम लोग यहाँ आए हो। तुम्हारा आना तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आंटी जी यहाँ आई यह देखकर मैं ज़्यादा शॉक्ड हूँ। उसकी बात सुनकर नीलिमा जी ने एक मीठी मुस्कान के साथ कहा, मुझे मेरे बच्चों की खुशियों से बढ़कर कोई भी चीज़ प्यारी नहीं, यहाँ तक कि मेरा आत्मसम्मान भी नहीं। इसीलिए मैं भी आ गई और अब यहीं रहूँगी हमेशा तुम दोनों के साथ। उनकी बात सुनकर राज ने आगे बढ़कर उनके चरण स्पर्श किए, फिर उनके हाथों से सामान लेकर घर के अंदर आ गया। तब तक राज के पिता भी बाहर आ चुके थे और वह भी उन दोनों को देखकर हैरान होने के साथ साथ खुश भी थे। कुछ दिनों तक तो नीलिमा जी को थोड़ा अटपटा लगा, लेकिन धीरे धीरे राज के पिता के अच्छे प्रेमपूर्ण व्यवहार और अपने दामाद के सम्मानपूर्ण व्यवहार के कारण उन्हें भी यहाँ अच्छा लगने लगा। धीरे धीरे वह भी इस परिवार में ऐसे रम गई जैसे यहाँ वो बरसों से रहती आई हो। राज के पिता भी बहुत खुश थे, उनके परिवार की खोई हुई खुशियाँ वापस लौट आई थी। उनके दिल में बस अब एक यही कसक रह गई थी कि काश वैभव भी इस परिवार का हिस्सा होता तो कितना अच्छा होता। लेकिन वे इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि वैभव में अपनी माँ के गुण हैं। वह एक बार जिस बात की ठान ले तो उसे पूरा करके ही रहता है। इसके निर्णय को कोई नहीं बदल सकता है। खैर कोई बात नहीं, बच्चे जहाँ कहीं भी रहे खुश रहे यही बहुत है। यही सोचकर उन्होंने अपने दिल को तसल्ली दी। कभी कभी वे सोचते काश उनकी पत्नी ने अपनी जिद में आकर बहू बेटे को घर से नहीं निकाला होता तो आज घर के हालात ऐसे नहीं होते और वह खुद भी घुट घुट कर इतनी जल्दी बीमारी का शिकार होकर इस दुनिया से कहीं नहीं गई जाती। लेकिन होने के आगे भला किसका बस चला है। उधर गौतम दिन रात उदास रहने लगा था। वह अंदर ही अंदर घुट रहा था। एक तरफ गौतम की शादी की तैयारी चल रही थी। गौतम के पापा सम्राट सिंह से अपने बेटे का दुख देखा नहीं जा रहा था, पर वह कर भी क्या सकते थे। अपनी पत्नी और समाज की वजह से वह भी कुछ कर नहीं पा रहे थे। शादी का दिन भी आ गया और गौतम की शादी भी हो गई। दुल्हन घूंघट में थी। गौतम ने उदास मन से शादी भी कर ली। गौतम की पत्नी का धूम धड़ाके से गृह प्रवेश हुआ। चारों तरफ खुशियों का माहौल था। दोनों को आमने सामने बैठाया गया। खाना खिलाने की रस्म में माधुरी जी ने कहा, बेटा बहू को खाना खिलाओ, पर गौतम ने चेहरा ऊपर नहीं किया और ऐसे ही खाना खिला दिया। जब गौतम ने नज़र उठाकर देखा तो सामने दुल्हन के जोड़े में निकिता थी। गौतम आश्चर्यचकित होकर अपनी मम्मी पापा की तरफ देखने लगा। वो दोनों भी धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे। मम्मी पापा यह सब कैसे हुआ? सम्राट सिंह ने बताया, हम तुम्हें घुट घुट कर उदास जीते हुए नहीं देख पाए और निकिता इतने अच्छे विचारों वाली लड़की को हम अपनी बहू ना बनाकर बहुत बड़ी गलती कर रहे थे। हमें बाद में इस बात का पछतावा हुआ। तो इस तरह गौतम और निकिता की भी शादी हो गई। गौतम और निकिता भी अपनी घर गृहस्थी में खुश है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। मिलेंगे अपनी
एक नई कहानी के साथ